सो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ मिक्स स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चंस, राइट। तो चैप्टर वाइज तो हमने काफी कुछ पढ़ा है, तो लेकिन आपको जो है स्पॉटिंग एरर जब एग्जाम में आते हैं तो आपको आप जानते होंगे कि मिक्स क्वेश्चंस आते हैं। कोई एक एरर आपका प्रेपोजिशन से उठा के पूछ लेगा, कोई आपका टेंस से एरर आ सकता है। तो आपको वहाँ पे जो है मिक्स करके भी आपको आना चाहिए कि कैसे आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है, राइट। तो क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पे। ये पूरा आइडेंटिफाई द पार्ट विच इज एन एरर एंड मार्क द ऑप्शन गिवन बिलो, राइट। एक स्टेटमेंट गिवन है और आपको यहाँ पे देखना है कि आउट ऑफ 1 2 3 4 और 5 नंबर पे भी नो एरर है कि इसमें से कहाँ पे प्रॉब्लम है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। बोले टू अवॉइड जर्म्स इट इज पर्पसफुल फॉर ऑल स्टूडेंट्स टू वॉश देयर हैंड्स थॉरली बिफोर टचिंग एनीथिंग ऑफ द क्लासरूम, राइट। दिस इज द एग्जाम्पल। तो आपको स्टेटमेंट को पढ़ के देखना होता है कि एग्जाम में यहाँ पे नंबर 1 मतलब ये भी देखना है कि नंबर 1 में ये वाला पार्ट आ रहा है, फिर नंबर 2 में ऐसे आ रहा है, फिर आगे को नंबर 3 आ रहा है, फिर नंबर 4, देन नो एरर। आप वो मान सकते हैं कि नंबर हमारा यहाँ पे 5 है, राइट, जो कि लिखा नहीं है। तो नो एरर भी एक ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको लगता है कि सेंटेंस ग्रामेटिकली कॉन्टेक्चुअली सही जा रहा है तो फिर नो एरर कैन बी द राइट आंसर ऑल्सो। अब यहाँ पे ये जो लिख रहा है ना एनीथिंग ऑफ द क्लासरूम, ये रॉन्ग है एक्चुअली। यहाँ पे फोर्थ पार्ट में प्रॉब्लम बनेगा, इंस्टेड ऑफ इट शुड बी इन आना चाहिए। क्योंकि जब भी हम इनसाइड की बात करते हैं, है ना, इनसाइड की जब भी बात होती है तो वहां पे हमेशा ही प्रपोजिशन इन को लिखा जाता है, वहां पे ऑफ द क्लासरूम की जगह लगनी चाहिए इन द क्लासरूम। सो टू अवॉइड जर्म्स it is purposeful for all students to wash their hands thoroughly before touching anything in the classroom. This is the right answer. Come to the question number 2. So Bharat, the commuters on the train felt like it was unfair that they were stopped by the ticket collector repeatedly, right? So the commuters वो होते हैं जो traveling करते हैं, the commuters on the train. तो अब बच्चे यहाँ पे सोचते हैं कि सर यहाँ पे होना चाहिए इन द ट्रेन, बट मैं आपको बता दूं यहाँ पे ऑन का कोई मिस्टेक नहीं है। ऑन यहाँ पे बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है। जब हम स्टेयर्स के माध्यम से कहीं पे चढ़ते हैं और हम ट्रैवलिंग करते हैं, ट्रेन में भी हम जब चढ़ते हैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में ऑन ही लगता है। सो द कम्यूटर्स ऑन द ट्रेन फेल्ट लाइक इट वॉज। अब देखो यहाँ पे फेल्ट है तो ये भी पास्ट में चल रहा है, यहाँ पे भी पास्ट है। इट वॉज अनफेयर दैट दे वर स्टॉप्ड, उनको रोका गया था बाय द टिकट कलेक्टर रेपिटेडली, राइट। तो इस क्वेश्चन में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इसमें नंबर 5 बनेगा हमारा नो एरर। मतलब दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 5 हमारा यहाँ पे राइट आंसर जाएगा। ये सेंटेंस ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट नंबर 3 बोला आई सॉ अ फ्यू चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन सैंड, राइट। अब यहां पे कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर विद सैंड होगा तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, सम स्टूडेंट्स थिंक दैट यहाँ पे फ्यू आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डिटर्मिनर का प्रॉब्लम नहीं है। अ फ्यू का मतलब सम होता है। यहाँ पे एक्चुअली कंफ्यूजिंग नाउन का कॉन्सेप्ट है। ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है कंफ्यूजिंग नाउन का, तो आपको ध्यान रखना है। कंफ्यूजिंग नाउन क्या होते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं एक तरफ मैंने लिख दिया जैसे वुड, सिंगुलर में वुड है, प्लूरल में इसका प्लूरल क्या बन जाएगा, वुड्स। ये थोड़ा आपको नाउन की डेप्थ में जाना पड़ेगा। जैसे वुड मींस लकड़ी होता है, मटेरियल होता है, वुड्स मतलब फॉरेस्ट होता है। जैसे गुड इज टू क्वालिटी, गुड्स इज टू बेसिकली थिंग्स विच वी डील इन, जिसका व्यापार होता है। उसी तरह जो सैंड वर्ड होता है, सैंड, इसका मीनिंग स्टोन होता है, पत्थर को बोलते हैं, रॉक को बोलते हैं सैंड, राइट। और जब इसका प्लूरल आप बनाओगे तो इट बिकम्स व्हाट, सैंड्स, जिसका मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट्स डेजर्ट, रेगिस्तान, रेत को बोलते हैं। तो इंस्टेड ऑफ सैंड इट शुड बी, यहां पे सी पार्ट मेरा बनेगा सैंड्स आएगा। कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, द क्रिश्चियंस एंड मार्क्सिस्ट्स हु वंस critiqued capitalism have found out that their ideologies are more strong। वैसे क्वेश्चन है ये थोड़ा लेंदी है बट है इजी सवाल। मतलब आप अगर थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट बिठाओगे ग्रामर का तो आपको यहाँ पे इजीली क्लिक होना चाहिए कि यहाँ पे एडजेक्टिव का प्रॉब्लम है। एडजेक्टिव जब हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स तो वहां पे डिग्रीज पढ़ी होंगी आपने। एक पॉजिटिव डिग्री होती है, एक फिर एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री हमारी कंपैरेटिव होती है, और थर्ड डिग्री इसकी होती है सुपरलेटिव, राइट, सुपरलेटिव। अब ये जो स्ट्रॉन्ग वर्ड है इसकी डिग्री अगर हम देखें तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री में कभी मोर स्ट्रॉन्ग नहीं बनता। इट्स कंपैरेटिव डिग्री इज व्हाट, स्ट्रॉन्गर। इट्स सुपरलेटिव डिग्री इज व्हाट,
स्ट्रॉन्गेस्ट, राइट। तो यहां पे मोस्ट स्ट्रॉन्ग नहीं आएगा, फोर्थ पार्ट गलत है, यहां पे स्ट्रॉन्ग की जगह आना चाहिए, इट शुड बी मोर स्ट्रॉन्गर, राइट। कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, he couldn't plan his strategy until he knew whom his opponents could be। तो ये मैंने आपको पहले भी who वर्सेस whom करवाया था कि ये जो who होता है ये हम यूज करते हैं सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट, राइट। और ये जो whom होता है ये काम करता है सेंटेंस में एज ए ऑब्जेक्ट, राइट। तो अब यहां पे देखो ही सब्जेक्ट है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट नंबर 1 है, कुड यहाँ पे मॉडल वर्ब है, प्लान यहाँ पे मेन वर्ब है, एम डॉट बी दिस इज द मेन वर्ब, कुड इज द हेल्पिंग वर्ब ओवर हियर, मॉडल भी हेल्पिंग वर्ब सी होती है। और ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है और इसके साथ जब हम कोई मेन वर्ब लिखते हैं, मेन वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का जो पेयर होता है ना ये एक ही होता है, एक वर्ब कंसीडर करते हैं इसको, कभी भी आपने दो वर्ब्स मानने की गलती नहीं करनी है। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का पेयर एक होता है, तो मतलब इस सब्जेक्ट 1 के लिए हमारी ये पूरी वर्ब है, हेल्पिंग और मेन का पेयर एक है, ठीक है। तो इन दोनों को हम क्या मानेंगे, वर्ब 1। आगे बढ़े, आगे देखिए, ही सब्जेक्ट नंबर 2 आ गया, न्यू इसकी वर्ब साथ में लिखी है, वर्ब नंबर 2। तो पहला सब्जेक्ट ही है, उसकी वर्ब कुड और प्लान है, सेकंड वर्ब ही है, उसकी वर्ब न्यू है, थर्ड सेंटेंस, थर्ड इसी वाक्य में आप देखेंगे कुड बी, दिस इज द वर्ब नंबर 3, यह है वर्ब नंबर 3। अब वर्ब नंबर 3 के लिए यहां होम लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, सब्जेक्ट लिखा जाएगा, तो सब्जेक्ट लिखा जाएगा ना, इसकी वर्ब ही है हु कुड बी, राइट। सब्जेक्ट नंबर 3 यहां पे मिसिंग है, सब्जेक्ट नहीं दे रहा है, तो हु यहां पे S3 बन के आएगा सेंटेंस में, ये ट्रिक है इसको। तो यहां पे होम आएगा, होम हु इंस्टेड ऑफ होम इट शुड बी हु हिज अपोनेंट्स कुड बी, हु हिज अपोनेंट्स कुड बी। सब्जेक्ट नंबर 3 बन के आएगा, यहां पे ये बना हमारा S3 जिसकी वर्ब है ये वाली। तो आंसर है यहां पे ऑप्शन नंबर सी, यस। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, These 3 philosophers share a methodical, deliberate and an almost plodding approach on philosophical puzzles, right? तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि इसका तो पहला ही ऑप्शन गलत बन जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे लिख रहा है 3 philosophers, राइट। जब 3 philosophers की बात कर रहा है तो दिस क्यों आएगा, क्या आना चाहिए फर्स्ट ऑप्शन में, यहाँ पे आना चाहिए these, क्योंकि आगे जो नाउन है वो प्लूरल है, ठीक है। तो 3 philosophers की बात कर रहा है, प्लूरल में बात कर रहा है, तो दिस का प्लूरल दीज होता है, दीज बुक्स होता है, दिस बुक होता है। अगर नाउन सिंगुलर होता आगे तो फिर दिस आता, तो यहां पे आना चाहिए था दिस। 7 देखो, 7 बोल रहा है आर लेग्जिटी इन ड्यूटी इंक्रीजेस विद आर अवर्जन फॉर वर्क। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो लेग्जिटी का मीनिंग होता है बेसिकली केयरलेसनेस, और इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ये रॉन्ग है। एक्चुअली अवर्जन के साथ कभी भी फॉर प्रपोजिशन नहीं लिखी जाती, अवर्जन हमेशा ही अपने साथ लेता है प्रपोजिशन टू, अवर्जन इज फॉलोड बाय प्रपोजिशन टू, और इसका मीनिंग होता है स्टूडेंट्स डिसलाइक, हेट करना, नफरत करना। फिक्स्ड प्रपोजिशन का कॉन्सेप्ट है अवर्जन टू, सेटिस्फाइड विद, एक्यूज्ड ऑफ, चार्ज्ड विद, है ना। तो ये फिक्स्ड है कि चार्ज के साथ विद ही लगता है, तो उसी जिस तरह अकॉर्डिंग टू ही होता है। क्वेश्चन नंबर 8, एक क्वेश्चन इसमें मिसिंग है, 9th सवाल आपके सामने है। विदाउट अ पेन और अ पेंसिल अ ग्रेट डील ऑफ कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्शन एंड एनालिसिस वुड नेवर हैज बीन पॉसिबल। ऑप्शंस नीचे दे रहा है ब्रेक करके 1 2 3 4 या नो एरर, राइट। तो आउट ऑफ दीज 5 ऑप्शंस यू हैव टू पिक 1। बहुत इजी है, ये देखो मॉडल है वुड। अच्छा एक बात आपको बता दूं, मॉडल कभी भी अपने साथ इंग्लिश में हैज नहीं लेती, मॉडल कभी भी अपने साथ हैड नहीं लेती, हमेशा मॉडल के साथ हैव लिखा जाता है। इट शुड बी वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, मस्ट हैव, माइट हैव। फ्यूचर परफेक्ट में देखो, हम जब टेंस पढ़ते हैं तो वहां पे फ्यूचर परफेक्ट जो स्टेट होती है तो उसमें हम लिखते हैं विल हैव, शैल हैव। क्या कभी आपने सुना ऐसे विल हैज या विल हैड? नेवर।
right? So model is never followed by has and had. Model always take have. So instead of has it should be have. Option number हमारा बनेगा fourth is the right answer, right? So without a pen or a pencil, a great deal of complex reflection and analysis would never have been possible. Would never have been possible. This could be the right answer. Come to the question number 10. Instead, they were unwilling to accept which social theories actually valid knowledge in the first place. थोड़ा अगर आपका यहाँ पे रीडिंग स्किल अच्छे होंगे तो आप इजीली इस क्वेश्चन को भी कैच कर सकते हो. बहुत इजी सवाल है ये, कुछ भी नहीं है इसमें. जैसे देखो मैंने बोला ही, अब सोशल थ्योरी इज एक्चुअली वैलिड नॉलेज, डजंट मेक सेंस. जैसे मैं ऐसे बोलूंगा ही इज valid knowledge. Does it make any sense? No. So instead of is it should be has, because we are talking about here possession, right? तो यहाँ पे is की जगह has लगना चाहिए. तो instead they were unwilling to accept which social theory has actually valid knowledge. तो कौन सी ऐसी social theory है जिसके पास जो actual valid knowledge है, right, in the first place. तो option number 3 is the right answer. Question number 11th. Most of the Uttar Pradesh is an extremely fertile plain between which the river Ganga flows. So the river Ganga is absolutely correct over here. लेकिन क्या between which आएगा यहाँ पे? Instead of between which it should be what? Option number 3 is absolutely incorrect over here. It should be through which, not between. यहाँ पे between की जगह पे लगना चाहिए स्टूडेंट्स through. यहाँ पे आएगा it should be through which the river Ganga flows. Come to the question number 12th. The interviewer asked the candidate to what district he came from. तो एक्चुअली होता यह है कि जब हम चॉइस की बात करते हैं स्टूडेंट्स, जहां पे हम सिलेक्शन की बात करते हैं, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि चॉइस में सिलेक्शन के लिए हम हमेशा ही विच का यूज करते हैं, राइट? तो जो फॉर्मल लैंग्वेज फॉर्मेट है उसमें विच का यूज किया जाता है चॉइस के लिए, ठीक है? जैसे बहुत सारे यहाँ पे लोग, बहुत सारे पीपल यहाँ पे खड़े हैं, बहुत सारे लोग खड़े हैं. अब मुझे यहाँ पे पूछना है कि इनमें से मिस्टर शर्मा कौन है या मिस्टर गुप्ता कौन है. तो नो डाउट बच्चों को लगता है कि विच का यूज जो है नॉन लिविंग में यूज किया जाता है विच को, बट आपको ध्यान रखना है विच कैन बी यूज फॉर लिविंग बीइंग ऑल्सो. जहां पे चॉइस आती है, प्रेफरेंस आती है, सिलेक्शन आती है. जैसे हम बोलते हैं विच राइटर डू यू लाइक, विच सिंगर डू यू लाइक, विच क्रिकेटर डू यू लाइक, है ना? तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंटरव्यूअर ने कैंडिडेट से पूछा, क्या पूछा कि भाई तुम कौन से डिस्ट्रिक्ट से आते हो. तो सिलेक्शन आ रही है इसमें. तो इंस्टेड ऑफ व्हाट इट शुड बी विच, राइट? तो इंटरव्यूअर ने कैंडिडेट से पूछा कि तुम कौन से डिस्ट्रिक्ट से आते हो. सो द इंटरव्यूअर आस्क्ड द कैंडिडेट टू व्हिच डिस्ट्रिक्ट ही केम फ्रॉम. Selection is there, so that is why instead of what it should be which. Come to the question number 13. The master didn't know who of the servants broke the glass. अब देखो ये आपका स्टाइल है, रीडिंग स्किल्स अगर आपके अच्छे होंगे तो आपको पता लग जाएगा सेंटेंस किस टोन में जा रहा है. अब मास्टर मतलब जो अंग्रेजों वाला टाइम था उसमें मास्टर मालिक को, ऑनर को बोलते थे. तो मालिक को नहीं पता था कि सर्वेंट्स में से गिलास किसने तोड़ा है. अगेन यहाँ पे सिलेक्शन की बात हो रही है, राइट? तो यहाँ पे आप देख सकते हो द मास्टर डिड नॉट नो, इंस्टेड ऑफ हु इट शुड बी अगेन विच आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी चॉइस की बात कर रहा है, ठीक है? और यहाँ पे सिलेक्शन है लिविंग बीइंग में कि आउट ऑफ मेनी सर्वेंट्स कौन सा ऐसा सर्वेंट है जिसने गिलास को ब्रेक किया है, राइट? तो सर्वेंट्स में यहाँ पे चॉइस आ रही है, सिलेक्शन आ रही है. सो जब भी सिलेक्शन आती है, चॉइस आती है, तो हम हमेशा, वैसे नॉर्मली हम देखो ऐसे बोल देते हैं हु इज मोर इंटेलिजेंट बिटवीन यू और हिम, बिटवीन यू एंड हिम. तुम में और उसमें इंटेलिजेंट कौन है? हु इज मोर इंटेलिजेंट. बट एक्चुअली ये गलत है. यहाँ पे होना चाहिए विच इज मोर इंटेलिजेंट. ये भी क्वेश्चन आया हुआ तो विच आता है, हु इज मोर इंटेलिजेंट रॉन्ग है. कम टू द क्वेश्चन नंबर 14. Plastic bag less than 50 microns thick are banned, but neither the states nor the city corporations cares to enforce this rule. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. दिस इज कॉल्ड रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी.
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी यहां पे इस क्वेश्चन में अप्लाई होगा। और प्रॉक्सिमिटी वाला जो रूल है ये चलता है इन 5 के ऊपर, और के ऊपर, आपका नॉर के ऊपर, फिर हमारा ईदर और के ऊपर, हमारा नीदर नॉर के ऊपर, नॉट ओनली बट ऑल्सो के ऊपर, राइट। तो ये 5 है जहां पे आपको रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी लगाना है। रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी ऐसे होता है जैसे मैंने बोला ईदर यू और ही टू ब्लेम, राइट। फिर मैंने दूसरा नीचे लिखा ईदर ही और यू टू ब्लेम। सो हियर यू कैन फाइंड आउट। अब देखो हम जानते हैं कि यहां पे और लग गया है ना, और एक ऑल्टरनेट होता है, और इज व्हाट ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन, या तो अब तुम या तो वह, या तो वह या तो तुम। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं यहाँ पे यू के अकॉर्डिंग आर लगाऊं या तो ही के हिसाब से मैं यहाँ पे इज लिखूं, क्योंकि ही के साथ इज आता है, यू के साथ आर आता है। अब बुक से ये बोलते हैं कि यहाँ पे हमें ये रूल फॉलो करना पड़ता है प्रॉक्सिमिटी वाला। अगर आप अपनी अजम्पशन लगाओगे सर हम इसके अकॉर्डिंग ही क्यों लगाएंगे, इसके अकॉर्डिंग भी लग सकता है, तो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगी। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो फिक्स्ड होती हैं ग्रामर में, तो यहाँ पे रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी अप्लाई करने को बोलता है कि जो सब्जेक्ट वर्ब के नजदीक होता है, जैसे यहाँ ही नजदीक है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स इज, यहाँ पे यू नजदीक है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आर। तो जो सब्जेक्ट नजदीक होता है वर्ब के उसके अकॉर्डिंग हमें वहां पे वर्ब लिखनी पड़ती है। अब आप देख सकते हो बट नीदर द स्टेट्स, नीदर के बाद क्या आ रहा है स्टेट्स, प्लूरल है। फिर नॉर के बाद चेक करिए अगला सब्जेक्ट क्या है, द सिटी कॉर्पोरेशंस, ये भी हमारा प्लूरल है। अब सिटी कॉर्पोरेशंस के अकॉर्डिंग आप हम यहाँ पे केयर्स लिखेंगे, केयर लिखेंगे, प्लूरल हो गया ना, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया। द सिटी सेकंड वाला जो है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लग जाएगा, इट शुड बी केयर। तो इसको रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी बोलते हैं, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 15, प्लीज पुट अवे द कैंडल बिफोर यू लीव, प्लीज पुट अवे द कैंडल बिफोर यू लीव। तो ये यहाँ पे कैंडल की बात कर रहा है, कैंडल, कभी भी कैंडल आ जाए, फायर आ जाए तो आपको एकदम क्लिक होना चाहिए। यहाँ पे फ्रेजल वर्ब रॉन्ग लिख रहा है, ठीक है। बुझाने के लिए कभी भी पुट अवे नहीं लगता स्टूडेंट्स, ठीक है। बुझाने की जब भी हम बात करते हैं तो हम वहां पे लगाते हैं पुट आउट। पुट आउट का मतलब होता है बुझाना, टू एक्सटिंग्विश। द फायरमैन ट्राइड अ लॉट टू पुट आउट द फायर, है ना। जो आग जनी, कहीं पे आग लग जाती है तो आपको पता है ना, आते हैं फिर वो फायर ब्रिगेड वाले, तो हम ऐसे बोल सकते हैं द फायरमैन ट्राइड अ लॉट टू पुट आउट द फायर, मतलब उसने आग बुझाने की बहुत पूरी कोशिश करी। सो जब ऐसे फायर वाली बात होती है, कैंडल वाली बात होती है, तो कोई पर्सन बोल रहा है कि जब तुम जाने से पहले यार कैंडल को बुझा के जाना, तो पुट आउट मतलब टू एक्सटिंग्विश होता है। 16, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई इज सो एंग्री एट मी। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में समटाइम्स पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16। अब ये जो एंग्री वर्ड होता है इसका डी पार्ट रॉन्ग है। एंग्री वर्ड, इंडिग्नेंट, आपका वेक्स्ड, इन सब का मतलब गुस्सा होता है। एंग्री ही, इंडिग्नेंट इज ऑल्सो एंग्री, वेक्स्ड इज ऑल्सो एंग्री, राइट। अब आगे इनके साथ एट लिखा जाता है अगर आगे जो है कोई थिंग हो, एंग्री एट, वेक्स्ड एट, इंडिग्नेंट एट, अगर आप किसी चीज के ऊपर नाराज हो। लेकिन इन तीनों के साथ आपको प्रेपोजिशन विद लिखनी होती है स्टूडेंट्स अगर आगे कोई पर्सन हो, राइट। देखो अब यहां क्या बोल रहा है, ही इज सो एंग्री एट मी। तो कौन गुस्सा था आपसे, कौन नाराज था, ही था, तो ही तो लिविंग है ना, तो यहां पे क्या आना चाहिए विद। जैसे आप अपने फ्रेंड को बोलते हो आर यू एंग्री विद मी, या द पेशेंट वॉज एंग्री विद द डॉक्टर, बिकॉज पेशेंट किससे नाराज था, डॉक्टर से, सो डॉक्टर इज लिविंग। बट इफ आई से द पेशेंट वॉज एंग्री एट द ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट वहां पे नॉन लिविंग है, फिर एट आता है। तो लिविंग नॉन लिविंग का कॉन्सेप्ट है, उसके अकॉर्डिंग प्रेपोजिशंस बदल जाती है, ध्यान रखना। 17 पे आ जाता है। सो एज द मीटिंग वॉज अबाउट टू एंड,
he insisted to asking several questions. No error, right? तो as the meeting was about to end, कि जैसे मीटिंग मतलब खत्म होने वाली थी, he insisted to asking several questions. तो insisted के साथ यहाँ पे फिक्स्ड preposition का एरर है. insisted कभी भी अपने साथ to नहीं लेता, याद रखना. insist के साथ लिखा जाता है स्टूडेंट्स insist on होता है. एक इसी से मिलता जुलता वर्ड और होता है, मैं लिख देता हूं, दैट इज प्रिवेल ऑन होता है, राइट. सो इंसिस्टेड ऑन, प्रिवेल ऑन, ये आपने ध्यान रखना है. इन दोनों का जो मीनिंग बनता है उनका मीनिंग होता है फोर्स करना, किसी को फोर्स करना, टू फोर्स. ठीक है जी. तो यहां पे इंसिस्टेड ऑन आस्किंग आएगा. ऑन प्रपोजिशन है और आस्किंग सेवरल क्वेश्चंस, ये पूरा इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा. ठीक है, जो कि जेरेंड फॉर्म है. प्रपोजिशन के बाद ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट है इसका. सो एज द पार्टी वाज अबाउट टू एंड, ही insisted on asking several questions. Insisted take preposition on. Remember. Come to the 18th. A man who connives on the faults of his children is their worst enemy. No error फिर आपको बता रहा है ऑप्शन ई. अब ये जो connives वर्ड होता है, connives, इसके साथ on नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा. ठीक है, इसका मीनिंग भी बता देता हूं. connives के साथ लिखते हैं स्टूडेंट्स at, और इसका जो मीनिंग बनता है, इसका मीनिंग होता है टू हाइड, छिपाना, राइट. बुरा है. अ मैन हु ऑलवेज कॉनाइव्स एट द फॉल्ट्स ऑफ हिज चिल्ड्रन इज देयर वर्स्ट एनिमी. मतलब जो आदमी हमेशा अपने बच्चों की कमियों को छिपाता है, वही उनका सबसे बड़ा दुश्मन होता है. तो कहावत है, प्रोवर्ब है. एक और भी प्रोवर्ब है, दैट मदर ऑलवेज कॉनाइव्स एट द फॉल्ट्स ऑफ हर चिल्ड्रन. माँ हमेशा अपने बच्चों की कमियों को छिपाती है, इसका मतलब छिपाना होता है. फिक्स्ड एट लेता है. आगे देखिए 19. आई विल ट्राई टू बी ऑन टाइम बट डोंट वरी व्हेन आई एम लेट. इजी है, बता सकते हैं, इजी क्वेश्चन है. सो आई विल ट्राई टू बी ऑन टाइम बट डोंट वरी व्हेन आई एम लेट. तो क्या यहाँ पे व्हेन आएगा, राइट. व्हेन नहीं आएगा, यहाँ पे ए देन बी. इट शुड बी इफ. Instead of when, it should be if I am late. So I will try to be on time but don't worry if I am late. और if एक कंडीशन है, ठीक है, कंडीशन के साथ कभी यहाँ पे if I will be late नहीं होगा, प्रेजेंट टेंस लिखा जाता है. ये अपनी जगह सही लिखा हुआ है. 20. Children often quarrel on petty issues. बच्चे अक्सर छोटी छोटी बातों के ऊपर झगड़ा करते हैं. बच्चे अक्सर छोटी छोटी बातों के ऊपर झगड़ा करते हैं. तो क्या होता है कि जब तो आप किसी चीज के ऊपर झगड़ा करने की बात करते हो, तो फिर आप लगाते हो ओवर. पेटी मतलब स्मॉल, छोटी छोटी बातें, ट्राइफल्स भी बोलते हैं इसको. लेकिन अगर आप अपने फ्रेंड के साथ झगड़ने की बात कर रहे हो कि आज मेरे दोस्त ने मेरे साथ झगड़ा कर लिया, तो फिर वहां लगाते हैं क्वारल के साथ विद. सो माई फ्रेंड क्वारल्ड विद मी, माई फ्रेंड क्वारल्ड विद मी. तो आप के साथ वाली बात कर रहे हो. सो विद इज द प्रपोजिशन ऑफ टुगेदरनेस. आई वेंट टू मार्केट विद माई फैमिली, उस कॉन्टेक्स्ट में आप बोल रहे हो कि मेरे दोस्त ने मेरे साथ झगड़ा किया. लेकिन दो भाइयों के बीच में छोटे सी जमीन के टुकड़े को लेकर विवाद हुआ, झगड़ा हुआ. सो द टू ब्रदर्स क्वारल्ड ओवर अ पीस ऑफ लैंड, राइट. जब किसी चीज के ऊपर झगड़ा होता है तो फिर वहां पे हम ओवर लगाते हैं, वहां पे विद नहीं लगता. 21. दे वॉक्ड बिसाइड ईच अदर इन साइलेंस. अब कुछ बच्चे यहाँ पे ऑप्शन करके तो आ जाते हैं एग्जाम में बी, राइट, और उनको लगता है सर यहाँ बिसाइड्स आएगा. बट आपकी जानकारी के लिए बता दूं स्टूडेंट्स, एक बिसाइड होता है, बिसाइड का मतलब तो बाय द साइड ऑफ होता है. बिसाइड मींस बाय द साइड ऑफ होता है. तो यहाँ पे वॉक करने की बात करें, एक दूसरे के बगल में वॉक की उन्होंने, तो बिसाइड मतलब बाय द साइड ऑफ, और ये अपनी जगह सही लिखा हुआ है. लेकिन एक दूसरा भी होता है बिसाइड्स, राइट, और इसका मतलब होता है इसके अलावा. जैसे मैं बोलता हूं इसके अलावा मेरे पास एक और स्टाइलर है, एक और पेन है. तो जब हम एडिशन की बात करते हैं वहां पे हमेशा ही बिसाइड्स लगता है, राइट. इसका मतलब होता है इन एडिशन टू. व्हाट डज दिस मीन? इन एडिशन टू. तो यहां पे फिर एरर क्या बनेगा? अगर बिसाइड यहां सही लगा हुआ तो फिर क्या एरर है? अब आपको यहाँ प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. दे का यूज कर रहा है, और दे के साथ आप यहाँ ईच अदर थोड़ी लिखोगे. ईच अदर आता है दो के लिए, दे होते हैं दो से ज्यादा, तो इट शुड बी वन अनदर. इट शुड बी वन अनदर.
वन अनदर दो से ज्यादा में लगता है, ईच अदर दो में लगता है। क्वेश्चन नंबर 22, हैड आई कम टू नो अबाउट हिज डिफिकल्टीज आई वुड हैव सर्टेनली हेल्प्ड। सो हैड आई कम, अच्छा कई बच्चे आप सोचते हैं कि सर केम आएगा, अरे कम केम कम ही होता है, कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, कम केम कम, बिकम बिकेम बिकम, राइट। सो हैड आई कम, हैड के साथ V3 से लग रहा है, हैड आई कम टू नो अबाउट हिज डिफिकल्टीज, देखो यहां प्रोनाउन हिज भी लगा रहा है। सो आई वुड हैव सर्टेनली हेल्प्ड, अधूरा सेंटेंस है, इनकम्प्लीट है, यहां हिम आएगा, जब हिज है तो हिम भी आएगा ना। सो आई वुड हैव सर्टेनली हेल्प्ड, किसको करता, उसको करता ना, सो आई वुड हैव सर्टेनली हेल्प्ड हिम। क्वेश्चन नंबर 23, there was a triangular series between India, Sri Lanka and Bangladesh, right? So there was a triangular series, एक ट्रायंगुलर त्रिकोणीय श्रृंखला हो रही है, किसके बीच में, भारत के बीच में, श्रीलंका के बीच में, बांग्लादेश के बीच में। अब यहां पे बच्चा मोस्टली यही सोचता है कि सर सी पार्ट में एरर है, बिटवीन गलत है, इसकी जगह अमंग आएगा। बट आपको एक बात बता दूं, इंडिया, श्रीलंका और जो बांग्लादेश, ये जो तीन नेम्स यूज कर रहा है, राइट, ये कौन से नाउन है, ये है हमारे प्रॉपर नाउन, राइट। और जब कभी भी सेंटेंस में प्रॉपर नाउन गिवन होता है, जब कभी भी सेंटेंस में प्रॉपर नाउन गिवन होता है, तो बिटवीन को आप दो से ज्यादा में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आपने यहां अमंग नहीं लगाना, ये अलग बात है कि अमंग दो से ज्यादा में आता है, बिटवीन दो में ही आता है। बट अगर प्रॉपर, इफ प्रॉपर नाउन इज गिवन इन द statement, so there you have to use, there you can use between for more than 2 persons also, right। तो यहां पे इसमें कोई एरर नहीं, सही है, ठीक है। बिटवीन क्यों लग रहा है, बिटवीन क्यों सही है यहां पे, क्योंकि प्रॉपर नाउन गिवन है। अगर प्रॉपर नाउन, अगर मैं ऐसे बोलता हूं कि व्हाट आर द डिफरेंसेस अमंग दीज थ्री फॉर्म्स, अब फॉर्म्स के नाम नहीं दे रहा हूं, तो यहां पे अमंग ही आएगा। What are the differences among these three forms? तो जब फॉर्म्स के नाम नहीं दे रहा है तो फिर मतलब प्रॉपर नाउन नहीं दे रहा है, तो फिर अमंग आया। अगर बिटवीन वहां लगाओगे तो रॉन्ग हो जाएगा, यहां बिटवीन सही है। 24, one of the state in which there was a severe drought last year is Maharashtra, right? तो यहां पे क्या आंसर हो सकता है, वन ऑफ द स्टेट। अब आपको रीजन पता होना चाहिए, ये जो वन ऑफ होता है इसके साथ हमेशा वर्ब तो जाती है जी सिंगुलर, वर्ब का कॉन्सेप्ट तो इसके साथ सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ जो नाउन हम लगाते हैं, नाउन हमेशा ही हमें लगाना पड़ता है इसके साथ प्लूरल। वी हैव टू पुट प्लूरल नाउन विद दिस पर्टिकुलर वन ऑफ कॉन्सेप्ट, सो इट्स इंस्टेड ऑफ स्टेट इट शुड बी स्टेट्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ द क्लास। ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सेंट टू द न्यू हाउस लोकेटेड इन अ विलेज, राइट। तो आपको, अगर आप नाउन्स को ढंग से पढ़ोगे तो आपको पता होना चाहिए कि फर्नीचर्स नहीं होता, ठीक है, फर्नीचर्स नहीं होता। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, जिनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती, राइट, लाइक सीनरी, मशीनरी, पोइट्री, फर्नीचर, वकेशन, लगेज, बैगेज, बैगेजेस is not the right word, baggage remains baggage in plural, luggage remains luggage in plural, सीनरीज नहीं होगा, पोइट्रीज नहीं होगा, फर्नीचर्स नहीं होता, वेकेशंस नहीं होता, राइट। तो ये कुछ ऐसे नाउन्स की कैटेगरीज हैं जिनकी प्लूरल फॉर्म एज इट इज सेम लिखी जाती है, इनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती है, ठीक है। लगेज, चाहे आपके पास एक बैग है, चाहे आपके पास बहुत सारे बैग्स हैं, तो लगेज रिमेन्स लगेज इन प्लूरल। इसीलिए यहां पे जो फर्नीचर, अच्छा वेकेशन का भी ध्यान रखना, इसमें बच्चे वेकेशन का भी गड़बड़ करते हैं कि समर वेकेशंस होगी, वेकेशन का कोई प्लूरल नहीं होता, सेम रहता है, वेकेशन ही होता है। तो फर्नीचर्स का ऐसे यहां से आप रिमूव करते हैं, राइट। तो ये 25 क्वेश्चंस थे सिलेक्टेड जो इंपॉर्टेंट थे डिफरेंट। इसमें रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी को हमेशा याद रखना। ईच अदर, वन अनदर कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, ईच अदर दो में आता है, वन अनदर दो से ज्यादा में आता है, ठीक है। तो इसको आप एक बार रिवाइज करें, क्योंकि एग्जाम में मिक्स क्वेश्चंस आते हैं, तो वहां पे आपको हिट करना आना चाहिए, राइट। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू, थैंक्स अ लॉट।